हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कन्वे आईएएस विशेष। तो आइए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करते हैं जो हमने घटना से चक्र की सीरीज में लास्ट टाइम हमने कंप्लीट करी थी। तो आज हम कंप्लीट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, तो एनी कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ इट हैज मेड वाइजली needs amendment in time and circumstances. So Indian constitution is a mixture of rigidity and flexibility. It contains the provision of amendment in Article 368 of Part 20 of the Indian Constitution. Okay, so Indian Constitution is a mixture of rigidity and flexibility. Okay, it contains the provision of amendment in Article 368. तो अमेंडमेंट संशोधन के लिए जो आर्टिकल 368 है वो पावर देता है। कौन से पार्ट भाग में है? ये भाग 20 में है। ओके, तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो दुनिया का, अगर वो चाहे जैसा भी बना हो, ठीक है, पर उसमें जरूर समय समय काल परिस्थिति के अनुसार उसमें संशोधन की आवश्यकता होती है। तो हमारा भी संविधान जो है वो ऐसा बना है, उसमें कुछ जगह वो सख्त हो जाता है, कुछ जगह नरम हो जाता है। समवेयर it it has become like rigid, or somewhere it becomes very flexible. Okay, so it contains the provision of amendments in Article 368 of Part 20 of the Indian Constitution, and the Indian Constitution can be amended in three different ways. First is simple majority, second is special majority, okay, and third is special majority and by the ratification of not less than one half of state legislature. So these are three type of Indian. These are three types of different ways where our constitution can be amendment. Okay, so first is simple majority, special majority, and तो a constitutional amendment bill can be introduced in either house of the parliament. तो constitutional amendment जो है, कोई भी संवैधानिक संशोधन है, वो सदन की मतलब किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली विद अ स्पेशल मेजोरिटी। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है, ठीक है, ये दोनों सदन में पारित होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी के साथ, ठीक है। देयर इज नो प्रोविजन फॉर द ज्वाइंट सीटिंग ऑफ हाउसेस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और एक संयुक्त बैठक जो है लोकसभा और राज्यसभा का, ये कहीं भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए प्रस्तावित नहीं है, या इसके लिए कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ना कोई ऐसा प्रोविजन है। तो आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट सीटिंग है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए नहीं है। तो इफ देयर विल एनी क्वेश्चन गिवन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, तो आप कहेंगे कि इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ओके, बट देयर इज नो वेयर written that it is contains the joint sitting of the houses. Okay, so election of president, representation of states in the parliament, supreme and high court, power of parliament to amend the constitution are the subject that require a special majority of parliament and ratification by at least half of state legislature for the amendment. तो आप देख सकते हो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है, चुनाव, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, सुप्रीम एंड हाई कोर्ट, power of parliament to amend the constitution, etc. are the subject that require a special majority of parliament and ratification by at least half of the state legislature for the amendment. ठीक है, any amendment in the provision of the constitution by a simple majority in both houses is not included in the amendment under article 368. तो कोई भी ऐसा प्रावधान जो मतलब सिंपल मेजोरिटी से पास हो सके वो आर्टिकल 368 में नहीं दिया गया, ठीक है। These includes the provision regarding admission of establishment of new states, alteration of names, areas, boundary, etc. इसमें क्या क्या है कि किसी भी राज्य का अगर बाउंड्री जो है उसकी सीमा रेखा तय करना हो, डिलिमिटेशन कमीशन आना हो, और या नाम बदलना हो, बाउंड्री निर्धारित करनी हो, तो इसके लिए आर्टिकल 368 नहीं करता। इसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजोरिटी की कैटेगरी में आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसे ये कुछ शक्तियां निहित होती हैं जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्या है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 क्या है। तो इसने दो आर्टिकल जोड़ा। पहला कॉन्स्टिट्यूशन, पहला संवैधानिक संशोधन था
उसने आर्टिकल 31A और 31B को जोड़ा, ठीक है, एंड ऑल्सो 9th शेड्यूल, और 9th शेड्यूल को भी इसने जोड़ा। कौन? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, ठीक है। देन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 इज नॉन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो 42वां संवैधानिक संशोधन जो एक्ट था 1976 में, उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मिनी संविधान, छोटा संविधान कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही ड्रास्टिक संशोधन, बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके तहत। तो हम देखेंगे फर्दर इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। पर 42वें संविधान संशोधन जो था वो बहुत ही बड़ा लेवल पे बदलाव था हमारे संविधान में, तो इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। फिर आता है हमारा 52वां 52nd अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द एंटी डिफेक्शन लॉस, ठीक है। फिर 61st अमेंडमेंट एक्ट 1982 reduces the voting age from 21 years to 18 years. Then 69th Amendment Act 1991 gave Delhi the status of National Capital Territory of Delhi. Okay. तो 61वां जो था संवैधानिक संशोधन 1988 में, वो क्या करता है, जो वोटिंग राइट्स थे, है ना, जो तो 21 साल से 18 साल कर दिया। फिर 69वें जो संवैधानिक संशोधन था 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991 में, वो दिल्ली को एज अ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली का जो खिताब है वो स्टेटस देता है। और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 क्या करता है कि आर्टिकल 21A इसमें ऐड होता है, जिसके तहत राइट टू एजुकेशन, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम द एज ऑफ 6 ईयर्स टू 14 ईयर्स। तो 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत सन 2000 में ये एक आर्टिकल ऐड किया गया, आर्टिकल 21A, ठीक है। आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार मिला, है ना, राइट टू एजुकेशन, और उसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन की बात कही गई। फिर 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 अमेंडेड आर्टिकल 75, 164 एंड शेड्यूल 10। तो 91 संवैधानिक संशोधन 2003 में फिर अमेंडमेंट किया गया। फिर उसके तहत आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 और 164, फिर शेड्यूल 10, ये 3 चीजें उसमें ऐड करी। एंड इट इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 361B, ठीक है। दिस अमेंडमेंट रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। तो ये क्या करता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको कम करता है, और उसमें रिस्ट्रिक्शंस थे कि कम से कम मतलब 15% से ज्यादा टोटल नंबर से ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट कैन नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस पीपल एट द यूनियन लेवल एंड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एट द स्टेट लेवल। तो इसमें भी 75 आर्टिकल 75 के तहत 50% होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और 164 के तहत स्टेट में, विधान राज्य में भी वही सेम कैटेगरी फॉलो होना चाहिए, सेम क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए। एंड 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। पार्ट 9th बी इंसर्टेड बाय द 97th अमेंडमेंट इज नाउ ऑपरेटिव ओनली फॉर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ओके, तो 97th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो सहकारी समितियों की बात करता है, सहकारी समितियों की बात करता है। उसमें पार्ट जो है 9th बी है उसके तहत इसे ऐड किया गया। और 100 जो है 100वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ये किससे रिलेटेड है? इंडिया बांग्लादेश बाउंड्री ट्रीटी। तो इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री के बारे में बात करता है कौन? 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एंड 101st अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द जीएसटी से बात होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से रिलेटेड है। And National Commission for Backward Classes has been given constitutional administrator through 102nd Amendment Act. 103rd Constitutional Amendment Act 2019 deals with providing 10% reservation in government job and education to the economically weaker sections (EWS) of citizens. This EWS category include citizens other than the classes mentioned in Clause 5 of Article 15 and Clause 4 of Article 16. ठीक है, तो आर्टिकल जो 103 है, 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2019 में, उसके तहत 10% आरक्षण जो है वो
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको मिलता है। और उसमें आर्टिकल्स ऐड किए गए, आर्टिकल 15 के तहत क्लॉज 4 एंड 5 और आर्टिकल 16 के क्लॉज 4 के तहत इसे ऐड किया गया। दिस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच आर इनवॉयलेबल एंड कैन नॉट बी अमेंडमेंट और अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ऐसे फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के जो ना ही उसे बदला जा सकता है और ना ही उसमें कोई संशोधन किया जा सकता है ऐसे तो। और बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाएगा उसके बारे में कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे संविधान का, वो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। ठीक है, तो पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन द फेमस केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 and 105th constitutional amendment act amendment clause 1 and 2 of 342A and was introduces a new clause 3. It also introduces amends article 366 26C and 338B9. It is designed to clarify the states can maintain the state list of OBCs. तो केशवानंद भारती केस जो था उसमें बेसिक स्ट्रक्चर जो है मूल ढांचे की बात कही गई और मिनर्वा मिल्स वाले केस में भी मूल ढांचे की बात कही गई। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछता है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस, तो अगर केशवानंद भारती केस ऑप्शन में नहीं है तो आप मिनर्वा मिल्स भी लगा सकते हो, उसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात की गई है। और आर्टिकल 1 अमेंडमेंट जो है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो क्या करता है, वो आर्टिकल 348 में दो क्लॉजेस जोड़ता है और ये ओबीसी के आरक्षण से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस लेकर आता है। कौन सा 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन 106 अमेंडमेंट एक्ट की तरफ बढ़ता है, 2023 में लाया गया था लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट रिजर्व्स 1/3 ऑफ ऑल स्टेट फॉर वुमेन इन लोकसभा। तो इसमें 1/3 जो सीट्स हैं वो लोकसभा स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, असेंबली में नेशनल, तो इसमें 1/3 जो रिजर्वेशन है वुमेन के लिए वो रिजर्व करता है। एंड this reservation for women shall come into effect after next delimitation exercise following the first census conducted after acts of commencement and shall remain in effect for 15 years from such commencement। तो ये जो रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को वो अगले जो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी फर्स्ट सेंसस के बाद से, मतलब उसके बाद से 15 साल तक ये रहेगा। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं जो हमारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं इस चैप्टर से। तो अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, तो बिल्कुल सही बात है, किसी भी पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 368 के तहत अमेंड कर सकता है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जो मतलब पावर है वो आर्टिकल 368 से ही मिलती है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो आंसर इज 1। ओके, ए। As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend by provision of the Constitution by way of addition, variation and repeal। ठीक है, तो बिल्कुल आर्टिकल 368 जो है related to the power of Parliament to amend the Constitution and procedure thereof for Article 368 clause 1 states that notwithstanding anything in the Constitution, Parliament may in exercise of its constitutional power amend by way of addition, variation or repeal any provision of the Constitution in accordance with the procedure laid down in the articles। ठीक है, तो इसमें तीनों चीजें सही होंगी। इसमें आप देख सकते हो कि एडिशन, रिपील और वेरिएशन तीनों के तहत हमारा जो आर्टिकल है वो होता है। ठीक है, and next is the Indian Constitution can be amended under the provision of Article 368। तो आर्टिकल 368 जो है आप देख सकते हो कि कितना इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, और एक चीज और भी है कि आर्टिकल 368 है वो संविधान की किसी भी पार्ट को संशोधित कर सकता है। The next is which
आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेस डाउन द प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये भी ठीक है, तो एक सेम क्वेश्चन है 368। एंड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशिएटेड इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी पार्लियामेंट में के दोनों सदन जो है, लोकसभा राज्यसभा, दोनों में से हो सकता है, ठीक है। अ बिल फॉर द अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी प्रेजेंटेड इधर इन लोकसभा और राज्यसभा, ओके। एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय द लोकसभा, राज्यसभा, बस स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा। आंसर इज 1 and 2। Under the provision for the Article 368 Clause 2 of the Constitution of India, if a bill comes to Rajasthan Legislative Assembly after passing by Parliament of India for resolution to rectify, then तो इसमें क्या क्या होगा? Resolution can be passed by Assembly, resolution can be rejected by Assembly, ठीक है, दोनों चीजें हो सकती है। और ये तीसरी जो कंडीशन है, no amendments के shall be proposed to such a resolution, ये भी हो सकता है। तो ठीक है, तीनों सही है। खैर ये क्वेश्चन राजस्थान स्पेशल था। According to Indian Constitution, the constitutional amendment of the following topics require consent of at least half of the state legislature। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या क्या मतलब कंसेंट चाहिए हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में, तो हमने अभी ऊपर देखा था, क्या क्या देखा था कि फेडरल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये तीन चीजें हैं, इसमें हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की कंसेंट चाहिए होती है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी, तो ये तो सिंपल मेजोरिटी से होता है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से होता है। बाकी ये दोनों स्पेशल मेजोरिटी विथ 1/2 कम से कम स्टेट लेजिस्लेचर से होता है, तो ये तीनों 1 2 3 होगा इसमें आंसर। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट तो सिंपल मेजोरिटी से होता है, ठीक है। Then next question is, which of the following are the matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of legislature of not less than one half of the states? So that is 1 2 3, election of president, representation of states in parliament, any of list in the 7th schedule, abolition of legislative council of state, ये इसमें नहीं आता है। An amendment of constitution shall require to be ratified by the legislature of not less than one half of the state, that is if such amendment seeks to make changes in article 279A, ठीक है। Consider the following subjects under the Constitution of India, list 1 union list, the 7th schedule, the extent of the executive power of state, condition of governor's office for a constitutional amendment with respect to which of the above ratification by the legislature of not less than one half of the state is required before presenting the bill to the president of India for assent। तो ये कह रहे हैं कि मतलब लिस्टिंग वाले लिस्टिंग का क्वेश्चन है, तो लिस्ट 1 जो है यूनियन लिस्ट में उस 7th शेड्यूल में है, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, और एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करने के लिए, कंडीशन ऑफ गवर्नर्स के ऑफिस के लिए, फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट with respect to which of the following of ratification of legislation of not less than one half of the state is required। तो आप देख सकते हो इसमें यूनियन लिस्ट के लिए और एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, इन दोनों के लिए चाहिए, कंडीशन ऑफ गवर्नर ऑफिस के लिए नहीं चाहिए। तो आंसर इज 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट इज, an amendment of the Constitution of India can be initiated by introduction of a bill in the Lok Sabha only. If such an amendment seeks to make changes in the federal character of Constitution, the amendment also requires to be ratified by the legislature of all states of India. Okay. इसमें क्या कह रहे हैं, एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ बिल इन द लोकसभा ओनली।
नहीं, ऐसा नहीं है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी भी हाउस में लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो गलत है। इफ सच एन अमेंडमेंट सीक्स टू मेक चेंजेस इन द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द अमेंडमेंट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रेटिफाइड विद द लेजिस्लेचर ऑफ ऑल स्टेट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आंसर इज नीदर वन और नीदर टू, which is unmatched in the context of constitutional amendment procedure. तो extension of executive power of center and state, supreme and high court, election of president, qualification of president, condition of the office of the president, tenure of president, distribution of legislative power in the center and states. तो आप देख सकते हो कि विच इज अनमैच्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसमें अनमैचिंग में क्या आएगा, क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होगा, ओके, देन कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होगा, एंड टेन्योर नहीं होगा। ये तीन चीजें नहीं होंगी इसमें। दिस शुडंट बी तो अनमैच्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बाकी तो एक्सटेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, सुप्रीम हाई कोर्ट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर इन द सेंटर एंड स्टेट, ये तीनों चीजें तो ये नहीं होंगी। ये बाकी ये जो तीन है, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ओके। Which of the following constitution amendments was first constitution amendment which was ratified by state legislature according to a requirement of the provision of Article 368 Clause 2 of the Constitution? तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1954 के तहत क्या किया गया, स्टेट लेजिस्लेचर के रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट करी गई, ठीक है। तो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1954 was the first constitutional amendment which was ratified by the state legislature according to the requirement of the provision of Article 368 Clause 2 of the Constitution. This amendment reenacted entry 33 of the current list in the 7th schedule of the Constitution. In the event of upper house rejecting constitutional amendment bill passed by the lower house, is the bill will have to be dropped, okay. Next question is, a bill amending constitution requires a prior recommendation of President of India. When a constitutional amendment bill is presented to the President of India, it is obligated for the President to give or give their assent. ये सही है, and it is not required to prior recommendation of President of India. So okay, so there is no provision where it has given that there should be a prior recommendation of President of India. तो कोई भी recommendation President की तरफ से नहीं होगा कि अगर बिल पारित करना है तो वो कोई भी मेंबर मतलब लोकसभा और राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो पहला तो ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। सो इफ वी eliminate first option, will have 2 and 3 left, okay. So a constitution amendment bill must be passed by the both house of Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority, and there is no provision for joint sitting. No provision for joint sitting, yes. So answer is 2 and 3. Consider the following statement regarding constitutional amendments. So in Article 368, two methods of constitutional amendments are mentioned. Constitutional amendment bill can be initiated only in Lok Sabha. In case of any dispute between two houses of parliament on constitutional amendment bill, joint sitting of both houses can be summoned. The president can veto or constitutional amendment bill, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इसमें आर्टिकल 368 में दो मेथड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मेंशन किया गया, ठीक है। उसमें पहला जो है मेथड क्या है, स्पेशल मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स, ओके। तो पहला इज करेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इनिशिएट ओनली इन लोकसभा। तो दिस इज नॉट करेक्ट, इट कैन बी इनिशिएटेड ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओके। तो दूसरा वाला गलत हो गया। ये लेफ्ट विथ 1 and 4 ओनली, 1 and 4 ओनली, ठीक है। प्रेजेंट power to veto a bill for amendment of constitution has been given by submitting the word shall give his assent by which amendment, that is 24th amendment act के तहत। मतलब अपना आपको अपना assent जो है, जो सहमति आपको देना ही देना है, तो that is given in 24वीं संवैधानिक संशोधन जो बिल संविधान संशोधन जो है उसके तहत इसको ऐड किया गया, shall give his assent ये शब्द। Which of the following statement is correct regarding Article 368 of the Constitution of India? Article 368 was amendment by the 24th Constitution of India.
Act 1971, the Article 368 was amended by the first 101st Constitutional Amendment Act 2016. तो दोनों सही हैं बिल्कुल, हमने अभी देखा। When was the first bill for the amendment of Indian Constitution presented? In 1951 by first Constitutional Amendment Bill. Okay, इसमें आर्टिकल 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 350, 242, 372, 376 were amendment and two new article 331A और 31B और 9th शेड्यूल वर एडेड टू द, तो ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला जो एक्ट उसके तहत बता रहे हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास्ड इन 1951 रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन सर्टेन स्टेट्स। ओके, ninth schedule of to the Indian Constitution was divided by First Amendment. Which of the following schedule of Constitution of India was added to the Constitution by the first Constitutional Amendment? Is ninth schedule. In India, which one of the following Constitutional Amendment was widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental right? That is first Constitutional Amendment. The age The age of a judge of Supreme Court of India shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide inserted by 15th Constitutional Amendment Act. तो एज जो है जज का वो डिसाइड किया गया 15th Constitutional Amendment Act 1963, ठीक है। तो 16वें जो संवैधानिक संशोधन है इसमें क्या किया गया है? Anti-succession bill था. It was designed to prevent the local political leaders in different regions with India from using the electoral process to peacefully propagate succession from the union. ठीक है। 17th Constitutional Amendment Act 1964 डील क्या करता है? आर्टिकल 331A के संशोधन से डील करता है। फिर 18th Constitutional Amendment Act जो है वो क्या करता है? आर्टिकल 3 को क्लैरिफाई करता है और उसमें स्टेट की जो परिभाषा है उसको बताया जाता है, ठीक है। तो when was the special rights and privy purse enjoyed by the Indian princely states abolished? तो 1971 में प्रीवी पर्स वगैरह खत्म कर दिया। तो ये क्या मतलब था? इट्स स्पेशल स्टेटस ऑफ द रूलिंग फैमिलीज ऑफ फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स। इट कंटिन्यूड टू बी पेड टू रॉयल फैमिलीज अंडर 26th अमेंडमेंट 71 by which all their privileges and advances from the central government ceased to exist। तो जो भी प्रीवी पर्स था, जो भी जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, जो राजशाही थे, तो उसको खत्म कर दिया गया। उनको जो भी एक्स्ट्रा जो प्रिविलेजेस मिलते थे उनको खत्म कर दिया गया 1971 में 26वें संवैधानिक संशोधन के तहत 26th अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे मैचिंग में आप देख सकते हो क्वेश्चन। तो 13th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट, 39th अमेंडमेंट एंड 52nd अमेंडमेंट। तो अब जैसे मुझे लगाना हो क्वेश्चन तो हम सीधा 52nd अमेंडमेंट एक्ट को मैच करेंगे 2 से एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है। तो डी का 2 हम मैच करेंगे तो इट इज गिवन इन ओनली वन ऑप्शन एंड इट इज करेक्ट। तो 13th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है। फिर 18th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो क्लैरिफाइड बाय द स्टेट के क्लैरिफिकेशन से रिलेटेड है। 39th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, स्पीकर एंड प्राइम मिनिस्टर कैन नॉट बी चैलेंज्ड। ओके, मैच लिस्ट 1। तो फिर देखो आप क्वेश्चन सेम है इसी पैटर्न पे। curtailment of the power of judicial review, abolition of right to property as a fundamental right,
एंड लोअरिंग द वोटिंग एज, तो आप तो इसको तो आप देख सकते हो 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत था। एडिशन ऑफ वर्ड सेकुलर इन द, ये भी जो सेकुलर शब्द है वो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत 3 शब्द जोड़े गए थे कि कौन कौन, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये सेकुलर शब्द जोड़ा गया था। तो डी का अगर हम मैच करते हैं 2, तो हम देख सकते हैं वी लेफ्ट विथ ओनली 2 ऑप्शन, दैट इज। फिर लोअरिंग द वोटिंग एज हमारा 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत था, तो हम देख सकते हैं कि जो सी है उसका 1 होगा, तो आंसर हमारा सी आ गया। ठीक है, और जो 38th अमेंडमेंट एक्ट में कंटेनमेंट ऑफ पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है, अबॉलिशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत है। ठीक है, तो पहला है मैथ लिस्ट एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बाय। तो लिस्ट 1 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन 69th अमेंडमेंट एक्ट 1991, कॉन्स्टिट्यूशन 75th अमेंडमेंट एक्ट 1994, कॉन्स्टिट्यूशन 88th अमेंडमेंट 2000, कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000। तो स्टेटमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल, नो रिजर्वेशन वाज शेड्यूल्ड कास्ट इन पंचायत इन अरुणाचल प्रदेश, constitution of panchayats as village or at another local level, accepting the recommendation of 10th फाइनेंशियल कमीशन, accorded the status of national capital to Delhi। तो देखो खैर मुझे ये अगर मुझे सॉल्व करना होगा तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस कि ये कौन से अमेंडमेंट में है, बट यस ये मुझे अवेयर है कि 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये था। तो फिफ्थ का जब ए हम अगर देखें ऑप्शन में कहीं मैच करने को, ठीक है, तो फिफ्थ का जो ए है ये 2 ऑप्शन में है। ठीक है, अब ये 2 है तो 2, अब हमारे पास 50-50 वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, फिर हम देखेंगे 80th अमेंडमेंट एक्ट जो है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन 65th अमेंडमेंट एक्ट क्या है, 83rd अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो पंचायत विलेज और एट अनदर लोकल लेवल पे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत एट विलेजेस और एट अनदर लेवल। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेवल रेंट ट्रिब्यूनल, वो आप देख सकते हो कि किस में होगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट 75th है, 79th 75th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें ट्रिब्यूनल की बात कही गई है। ठीक है, तो बी का जब हम मैच करेंगे इसमें रेंट ट्रिब्यूनल की, तो बी का 1 हम मैच करेंगे जैसे, तो आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा, तो दोनों में सेम आंसर दिया हुआ है। अब हमारे पास सी और डी बचता है। तो सी और डी में अगर हम देखें तो जो 80th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसमें जो था वो 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस से रिलेटेड बात करी गई है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, सी का 4। तो जो सी है 18th कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 2000, उसमें जो है रिकमेंडेशन 10th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करने की बात करी गई है। तो आप देख सकते हो आंसर हमारा ए आ गया। ठीक है, नेक्स्ट इज provision of constitutional amendment, number of constitutional amendment, right to form cooperative societies under article 91C, protection of SC/ST reservation in filling backlog of vacancies, formation of national judicial appointment commission, limiting the size of council of minister। तो लिमिटिंग द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप देख सकते हो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत था, बताइए, मैच करने का प्रयास करिए। ये था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, तो जब हम डी का 2 से मैच करेंगे
विल हैव ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज सी, बाकी हमें नहीं आ रहा है। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज में 97th अमेंडमेंट एक्ट में था ये। प्रोटेक्शन ऑफ SC/ST रिजर्वेशन इन फिलिंग बैकलॉग वैकेंसीज, तो ये किस में था, तो ये 81st अमेंडमेंट एक्ट में था।